भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में गिरावट के बाद एक बार फिर नए मरीजों की संख्या 50,000 से ज्यादा बढ़ी। पिछले 24 घंटे में 56,000 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। हरियाणा में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 1193 नए केस। पंजाब में कोरोना की रफ्तार थमी। पिछले 24 घंटे में 500 के करीब मिले नए पॉजिटिव केस। संक्रमण से 23 और मरीजों की गई जान। हिमाचल में कोरोना के 273 नए मरीज आए सामने। 6 और मरीजों ने गंवाई जान। 2636 मरीजों का इलाज जारी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान। कहा, बरौदा उपचुनाव में गठबंधन को मिलेगी भारी जीत। एमएसपी पर भ्रम पैदा करने में लगी है कांग्रेस। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पंजाब के नए बिलों को बताया सियासी फैसला। कहा, इन बिलों से नहीं होगा कुछ, एमएसपी पर खरीद करे सरकार। पंजाब में किसान संगठनों ने किया बड़ा ऐलान। मालगाड़ियों को चलने की दी इजाजत। 4 नवंबर को करेंगे अगली रणनीति का ऐलान। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बयान पर पंजाब स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू की प्रतिक्रिया। कहा, केंद्र पहले अपने कृषि कानूनों को करे रद्द। और फतेहाबाद में पराली जलाने को लेकर जिला प्रशासन सख्त। एक महिला समेत 21 किसानों पर केस दर्ज। लापरवाह किसानों को भी दी चेतावनी। नमस्कार, एमएचएन प्राइम आप देख रहे हैं और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में गिरावट के बाद एक बार फिर नए मरीजों की संख्या 50,000 से ज्यादा बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में 56,000 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए और 703 कोरोना संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। बुधवार को 79,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं और मौतों की संख्या में भी कमी देखी गई है। वहीं देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 77,05,000 से ज्यादा हो गई है। इनमें से 1,16,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं रिकवरी मामलों की संख्या 68,71,000 से ज्यादा हो गई है और एक्टिव केस की संख्या घटकर 7,15,000 पर आ गई है। वहीं देश में एक्टिव केस के मुकाबले 8 गुना ज्यादा रिकवरी रेट है। बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में बुधवार को कोरोना के 1193 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,53,367 हो गई। जबकि 14 और मरीजों की मौत होने से मरने वालों की मरीजों की जो संख्या है वो 1674 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 1,070 मरीज कोरोना को मात देकर घर जा चुके हैं, जिससे अब तक 1,41,506 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 10,187 है, जबकि ठीक होने की दर 92% से ज्यादा है। पंजाब में कोरोना महामारी से पिछले 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत हो गई और 31 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। अब तक मरने वालों की संख्या 4,060 पर पहुंच गई है और बुधवार को कोरोना के 498 नए पॉजिटिव मरीज आने के साथ अब राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,29,000 से अधिक हो गई है और सक्रिय मरीज 4,808 हैं। राज्य में अब तक 23,85,000 से अधिक सैंपल लिए जा चुके हैं और 1,20,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। बात करें हिमाचल की तो हिमाचल में कोरोना से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां पर एक के बाद एक लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। बुधवार को कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई। वहीं बुधवार की बात करें तो बुधवार को प्रदेश में कोरोना के 273 नए संक्रमित मामले आए। संक्रमितों में मंडी के 68, कुल्लू के 44, शिमला के 41, सोलन के 25, किन्नौर के 22, सिरमौर के 19, कांगड़ा के 18, बिलासपुर के 13, हमीरपुर के 10, चंबा के 9 और लाहौल स्पीति और ऊना के 2 लोग शामिल हैं। वहीं प्रदेश में बुधवार को 219 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इनमें मंडी के 66 हैं, कांगड़ा के 53, शिमला के 40, सोलन के 18, लाहौल स्पीति के 11, कुल्लू के 9, चंबा के 8, बिलासपुर के 7, ऊना के 6 और किन्नौर का 1 युवक शामिल है। वहीं राज्य में 16,676 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और अब प्रदेश में 2,636 एक्टिव केस है।
सोहना पहाड़ी घाटी पर एक ट्रक सड़क पर खड़े ट्राले में जा टकराया और हादसे में ट्रक चालक अंदर ही फंस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन काफी देर बाद भी पुलिस के नहीं पहुंचने पर लोगों ने ट्रक में फंसे ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद खुद ही बाहर निकाला और उसे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक के ब्रेक नहीं लगने की वजह से यह हादसा हुआ। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसमें जो है एक आगे ट्रोला खड़ा हुआ था, पीछे से ढलाई से ऊपर एक गाड़ी आ रही थी, उसमें एक ड्राइवर सरदार था, वो प्रहलाद सिंह नाम बताता है अपना, वो फंस गया। उसको हमारी बस्ती के लोगों ने बहुत मशक्क़त करने के बाद में बचाया और पुलिस को हमने फ़ोन किया। पुलिस ने फ़ोन सुनने के बाद भी कोई हमारी सुनाई नहीं करी। हमारी बस्ती के लोगों ने और हमने मिल करके उसको काफ़ी मशक्क़त करने के बाद उसको बचाया। रोहतक जिले के चमरिया गांव के खेतों में एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी शिनाख्त चमरिया गांव के रहने वाले जितेंद्र के तौर पर हुई है। घटना की सूचना पर डीएसपी सज्जन कुमार और एसएफएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। इस मामले में परिजनों ने गांव के ही रहने वाले अनूप पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच करने में जुटी है। पुलिस के मुताबिक मृतक और आरोपी के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों ही पैरोल पर जेल से बाहर आए हुए हैं। बुधवार को पंचकुला स्थित पुलिस लाइंस मोगीनंद में शहीद पुलिसकर्मियों की याद में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। पुलिस शहीदी दिवस के अवसर पर शहीद पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। इस दौरान सीएम ने बताया कि सोनीपत में पिछले दिनों असामाजिक तत्वों से मुठभेड़ में शहीद सिपाही और एसपीओ के परिजनों को 30 लाख रुपए राशि देने की घोषणा की है। पुलिस शहीदी दिवस इस नाम से 21 अक्टूबर का दिन ये पुलिस के उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनकी स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। देश भर के अंदर पिछले वर्ष में जो पुलिसकर्मी अपराधियों के साथ मुकाबला करने में, देश की सीमा पर सुरक्षा बलों की सहायता करने में और जितने भी देश के अंदर ऐसी घटनाएं होती हैं उसमें जो शहीद हुए, जैसा इस बार वर्ष भर में 264 पुलिस के शहीद ऐसे हुए हैं, उन सबको आज हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इन 264 में 2 पुलिसकर्मी हरियाणा के भी रहे हैं जो सोनीपत जिले के अंदर पिछले दिनों के अंदर असामाजिक तत्वों से मुठभेड़ के अंदर मारे गए थे। उनके अंदर एक एसपीओ थे और एक हमारे पुलिस के सिपाही। पुलिस के सिपाही को सामान्यतः ऐसी घटना में 30 लाख रुपए उनके परिवार को एक राशि दी जाती है और जो एसपीओ हैं उनकी राशि कम होती है, लेकिन आज हमने घोषणा की है कि उस एसपीओ को भी उस सिपाही के बराबर 30 लाख रुपया ये दिया जाएगा। कृषि कानून को निरस्त करवाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। वहीं हरियाणा में भी सभी विधानसभाओं में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच बुधवार को सिरसा विधानसभा से वरिष्ठ कांग्रेस नेता होशियारी लाल शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर इस अभियान की शुरुआत अनाज मंडी से की। शर्मा ने किसानों के साथ मंडी के आढ़तियों और मजदूरों से हस्ताक्षर करवाए, तो वहीं सिरसा विधानसभा के सभी 31 गाँव और शहर के सभी 31 वार्डों से करीब 20,000 हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये प्रोग्राम है जी। किसान जो है हमारे धरती पुत्र है, अन्नदाता है, इनके खिलाफ केंद्र की सरकार ने, मोदी जी ने एक काला कानून 3 कानून बनाए हैं
जो कि किसान विरोधी है, किसानों का उजाड़ने वाला काम बिल है ये, तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एक मुहिम छोड़ी है। राष्ट्रपति के नाम हम मेमोरेंडम देंगे राष्ट्रपति जी को। हम गांव गांव जाकर, गली गली के जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर जो है हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बुधवार को गुरुग्राम के वजीराबाद गांव के शोक समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कहा कि प्रदेश की जनता सब जानती है, इस बार बीजेपी और जेजेपी का मजबूत गठबंधन चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करेगा। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में भागी भागी फिर रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित के लिए है, दूसरी पार्टियां किसानों को बहकाने का काम कर रही हैं, लेकिन अब किसान समझ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो पंचायतें निगम में नहीं शामिल होना चाहती वह लिख कर देंगी तो उनको शामिल भी नहीं किया जाएगा। आज के दिन जिस तरीके से प्रदेश में प्रोक्योरमेंट प्रोसेस चल रहा है और साथ में किसान के खाते में उसका पैसा आना, एक जो भ्रम एमएसपी का फैला रखा था, पूरी तौर पर फार्मर्स को ये समझ आ चुका है कि कांग्रेस का प्रोपोगेटेड एजेंडा था। वहीं जहां बड़ौदा की बात है, गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और भारी बहुमत से उस सीट को जीतने का काम करेगा। ये हालात तो दिखने लगी कि आज बड़ौदा के अंदर जिस तरीके से कांग्रेसियों को दिन रात भागना पड़ रहा है, जींद का जो पिछला उपचुनाव था कहीं ना कहीं उसको भी और मजबूती के साथ, उस समय तो जेजेपी और बीजेपी अलग अलग लड़ी थी, उससे भी मजबूती के साथ बड़ौदा की सीट को हम जीते। मेरे को मिलकर भी गए थे सरपंच, अभी नोटिफिकेशन हुई है, उसके बाद उसकी ऑब्जेक्शन कॉल इन होगी और हमने इनसे मांग करी है कि जो पंचायत अगर उसके अंदर नहीं रहना चाहती तो वो अपनी तरफ से ऑब्जेक्शंस के अंदर प्रस्ताव पंचायत की ग्राम सभा का देकर। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बुधवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने विधानसभा में बिल से पास किए हैं, उससे किसानों को परेशानी होगी। कृषि कानूनों को लेकर पंजाब सरकार भ्रम फैला रही है। ओपी धनखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार के तीनों कानून किसानों के हित में हैं और किसानों की फसल तय किए एमएसपी पर ही बिक रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी ही जीतेगी। बड़ौदा में बीजेपी का उम्मीदवार सबसे मजबूत है। बीजेपी ने खिलाड़ियों को हमेशा आगे बढ़ाया और हमेशा मौका दिया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि एक योग्य खिलाड़ी ही विधानसभा पहुंचेगा। कैप्टन थे संदीप जी थे। हम एमएसपी पर सरकारी खरीद जो की त्यों जारी रहेगी, जो 1-1.5 महीने तक चलती है जरूरत के हिसाब से, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। केंद्र ने जो कानून बनाए हैं वो वैसे ही स्वैच्छिक हैं, वो किसी पर बंधनकारी नहीं हैं। केंद्र के कानून सारे स्वैच्छिक हैं। कोई किसान फायदा लेना चाहता है तो लो, नहीं लेना चाहता है तो मत लो। तो जो किसान आकर पंजाब में अपना माल बेचना चाहता है बाहर से, अगर इन्होंने हर जगह फीस लगा दी है तो उसको वो आजादी नहीं बची जो हरियाणा में है, उसको वो आजादी नहीं बची जो उत्तर प्रदेश में है, जो दिल्ली में ले जाके बेचने की है। बड़ौदा में चुनाव है, सभी पार्टियों के उम्मीदवार आ गए हैं। हमने पिछले आम चुनाव में 3 खिलाड़ियों को मौका दिया था और तीनों खिलाड़ी बहुत नामी गिरामी खिलाड़ी थे, वैश्विक पहचान, अंतर्राष्ट्रीय पहचान के खिलाड़ी थे। 2 कुश्ती के थे, एक हॉकी का था। कुश्ती में भी एक महिला खिलाड़ी थी, एक पुरुष खिलाड़ी था। बबीता फोगाट महिला कुश्ती में थी, योगेश्वर दत्त पुरुषों की कुश्ती में थे। संदीप हमारे हॉकी के कैप्टन थे, संदीप जीते, हमने उनको खेल मंत्री बनाया। लेकिन बबीता और योगेश्वर दत्त विधानसभा नहीं पहुंच सके थे, इसलिए हमने फिर से खिलाड़ी को मौका दिया है। एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है और एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। देश का मान है, प्रदेश का मान है, इलाके का मान है। ये अपील करना चाहता हूं कि एक योग्य खिलाड़ी को विधानसभा पहुंचाएं। ये खिलाड़ियों के लिए दिया गया बहुत बड़ा अवसर है।
पंजाब विधानसभा ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को बेअसर करने के लिए 4 बिलों को मंजूरी दी है। इसी पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रतिक्रिया दी है। जेपी दलाल ने कहा कि इन विधेयकों को लाकर होगा क्या, ये विधेयक सिर्फ और सिर्फ सियासी फैसला है। अगर सच में एमएसपी पर खरीद करनी है तो इसके लिए जरूरी है कि 12 महीने मंडियों में खरीद जारी रहे। जेपी दलाल ने दावा किया कि किसानों के हित में हरियाणा सरकार पूरे देश में सबसे बेहतर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि बिहार और बड़ौदा उपचुनाव में हर जगह बीजेपी की जीत होगी। विधेयक से होगा क्या? कृषि बिल पे झूठी राजनीति डकोसला कांग्रेस कर रही है। राजस्थान में एमएसपी है बाजरा के ऊपर और खरीदने का कानून भी है, लेकिन सब कुछ होते हुए राजस्थान में आज 1200 रुपये 1300 रुपये में बाजरा बिक रहा है। हरियाणा में 2150 में हम बाजरा खरीद रहे हैं। और जिस तरह से पंजाब में किया कि भाई सज़ा हो जाएगी, तो सारी राजस्थान सरकार की सज़ा हो जानी चाहिए कि वहाँ एमएसपी होते हुए भी परचेज नहीं हो रही। अगर इसको लागू करना है तो 12 मास ये करे कानूनों के, सारा साल हम ये परचेज एमएसपी पे करेंगे। समीकरण राजनीति कुछ नहीं बदलते। बहुमत की सरकार है, कल्याणकारी काम कर रही है और समीकरण विकास के बदल सकते हैं। और बड़ौदा वासियों को समझ में आ गया है कि हरियाणा सरकार बड़ौदा को आगे बढ़ाना चाहती है, तरक्की करना चाहती है। कृषि कानून पर किसानों के प्रदर्शन पर पंचकुला पहुंचे तिगांव के विधायक राजेश नागर ने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां किसानों को गुमराह करके राजनीति कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और हरियाणा सीएम मनोहर लाल किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि कानून किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। वहीं उन्होंने बताया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ स्वयं किसान हैं और वे पूरे प्रदेश में घूम घूम कर किसानों की समस्याओं का जायजा ले रहे हैं। साथ ही ये भी बताया कि हरियाणा सरकार किसानों से फसल का एक एक दाना खरीदेगी और उन्हें एमएसपी पर ही खरीदा जाएगा। हरियाणा में जो एमएसपी है पूरे भारत में मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा एमएसपी है और हमारा जो किसान है उसको पहले भी हमने एमएसपी पर सारी फसलें खरीदी थी, अब भी खरीद रहे हैं और आगे भी हम एमएसपी पर सारी फसलें उनकी खरीदेंगे। ये पूरा हम विश्वास दिलाते हैं किसानों को। और उसके लिए मैंने परसों अपनी अनाज मंडी तिगांव में रात को दौरा किया था और कुछ किसानों से बात भी की थी। और वहाँ पर जो मौके पे हमारे सारे ऑफिसर्स थे, मार्केट सेक्रेटरी और भी, तो उनसे भी बात की। थोड़ी बहुत जो दिक्कत थी उनकी पोर्टल वगैरह की, वो मौके पर ही हमने दूर कर दी। सरकार के लाख दावों के बावजूद भी धान की पराली जलाने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा। लगातार किसानों के द्वारा धान की पराली में आग लगाई जा रही है। फतेहाबाद पुलिस ने पराली जलाने के मामले में 12 एफआईआर में 21 किसान नामजद किए हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने इन सभी किसानों पर धारा 188 के तहत केस दर्ज किए हैं। इस बात की जानकारी डीएसपी सुभाष चंद्र ने दी। उन्होंने बताया कि पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए प्रशासन की ओर से जिले में धारा 144 लागू की गई है। वहीं बात करते हैं झज्जर की, जहां इन दिनों लुटेरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि दिन दिहाड़े वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला मचरौली गांव से सामने आया है, जहां पर बाइक पर सवार होकर आए 5 नकाबपोश बदमाशों ने पंजाब नेशनल बैंक में घुसकर 7 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी और 2 डीएसपी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ साथ बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला। इस संबंध में झज्जर एसपी हिमांशु गर्ग का कहना है कि एक बड़ी घटना है, इसके लिए 2 डीएसपी की टीम गठित कर दी गई है। घटनास्थल से कुछ सबूत भी हाथ लगे हैं और जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाब विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानूनों पर नए बिल को पारित करके किसानों को एक नई राह दिखाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अगर पंजाब सरकार को हटाया जाता है तो सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों के लिए अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं।
पंजाब विधान सभा 'ਚ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ दैट ग्रिट दैट करेज दैट डिटर्मिनेशन ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ मैं समझदा ना सिर्फ पंजाब नूं ना सिर्फ पंजाब दी किसानी ना सिर्फ पंजाब दे साडे खेती मजदूर साडे व्यापारी भरा साडे नौजवान बल्कि पूरे हिंदुस्तान नूं एक राह दिखाई है। पर किसी दी इन्नी हिम्मत नहीं भी खड़ा हो के आ कह दे भी मनु अगर किसान दे वास्ते आवाज़ बुलंद करन ते मनु मुख्यमंत्री पद तो लाया जाता है या मेरी सरकार डिसमिस की जाती है तो मनु इस गल की परवाह नहीं। मैं 100 बार इस तरह ही खड़ूंगा। कैप्टन साहब ने करके दिखाया है। पर मेरा मनना है कि देर सवेर सारे आ रियलाइजेशन आऊगी भी अगर जिहड़ी लड़ाई केंद्र दे नाल है मोदी साहब की सरकार दे नाल है बीजेपी की सरकार दे नाल है उस लड़ाई दे विच तुहानूं कोई रहबर चाहिए वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ही बाकी सारे सूबियां नूं नाल लैके कल्ला पंजाब भी उत्थे नहीं लड़ सकदा सारिआं नूं लैके लड़ांगे। असीं अपना कर रहे हैं उन्हां नूं भी देर सवेर सारियां गल्लां सामने आ जाण। वहीं इस मौके पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की जमकर तारीफ की और कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस की तरफ से और पंजाब के प्रभारी के तौर पर थैंक यू कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, थैंक यू चीफ मिनिस्टर पंजाब और थैंक यू असेंबली ऑफ पंजाब कहने के लिए यहाँ आया हूँ और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने पूरे देश को एक रास्ता दिखाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस शासित राज्य तो पंजाब की तर्ज पर कानून बनाएंगे ही बनाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे देश के अंदर एक माहौल बनेगा। हमने अपने किसानों के लिए जो हम व्यस्त कर सकते थे वो कांग्रेस करेगी और संघर्ष निरंतर जारी रखेंगे। पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा में कृषि कानूनों के विरोध में प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद बुधवार को पंजाब के 30 किसान संगठनों द्वारा चंडीगढ़ में एक बैठक की गई। वहीं किसान संगठनों द्वारा की गई इस बैठक में अब तक किए गए आंदोलनों की समीक्षा की, जिसके बाद किसान नेताओं ने ऐलान किया कि वह मालगाड़ी के संचालन के लिए पंजाब के कई ट्रैकों को खाली करेंगे। वहीं ये फैसला कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के उस अनुरोध के बाद लिखा गया जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों से अपील की थी कि वह मालगाड़ियों के लिए ट्रैक खाली किए जाएं। किसान जथेबंदियां की मीटिंग है उहदे सब तो पहला जिहड़ियां जानां दी कुर्बानी दे गए साडे किसान उन्हां नूं श्रद्धांजलि भेंट की गई है। ਜਿਹੜਾ रेलवे ਦੀਆਂ माल ਗੱਡੀਆਂ DAP ਦੀ ਘਾਟ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਉਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। रेलवे के मतलब जो स्टेशनों के उत्ते किसान संकेतक रूप के अपनी हाजिरी लाउणगे। रेलवे दी माल गड्डियां नूं असीं लंघण की इजाजत 5 नवंबर तक देंगे। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में लुधियाना में आंगनवाड़ी वर्करों ने नहर पुल को जाम करके रोष प्रकट किया और केंद्र सरकार से कानूनों को रद्द करने की मांग की। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका ये धरना किसानों के हक में है और कृषि कानूनों से किसान को काफी परेशानी होगी। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹੂਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ CITU ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰਤਾਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
कोरोना वैश्विक के चलते लगभग 7 महीने बंद रहे कालका हेरिटेज ट्रैक पर एक बार फिर ट्रेन चलाई गई। ट्रेन हिमाचल के बॉर्डर खुलने के बाद भारी संख्या में सैलानियों का आना और त्योहारों को देखते हुए इस ट्रेनों को शुरू किया गया है। बुधवार को ट्रेन को कालका से शिमला के लिए रवाना किया गया, लेकिन 7 डिब्बों की ट्रेन शिमला खाली ही पहुंची। हालांकि इस ट्रेन में 3 लोगों ने पहले से बुकिंग करवा रखी थी, लेकिन ट्रेन में बैठने नहीं आए। पूरी गाड़ी को सैनिटाइज करके ही लगाया जाएगा। जिन लोगों की इसमें बोर्डिंग होगी उनको पहले थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, उनकी सैनिटाइज होने के बाद ही वो प्लेटफॉर्म पे आ पाएंगे और उनके साथ किसी भी और व्यक्ति को अलाउ नहीं किया जाएगा। जिन लोगों की बुकिंग होगी वही लोग प्लेटफॉर्म पे पहुंच पाएंगे। हाफ एन आवर पहले उनको यहाँ पहुँचना होगा और फिर वो अपनी अपनी सीट पर जाके बैठे। इस गाड़ी में 2 फर्स्ट क्लास, 3 चेयर कार और 2 जनरल रिजर्व कोचेज बनाए गए हैं। टोटल 7/14 का इसका लोड है, 7 कोचेज इसमें लगे हुए हैं। कि आने वाले दिनों में हमें बहुत अच्छा इसमें जो रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि सीजन में पहले भी हमारे पास अक्टूबर के दौरान हमें काफ़ी अच्छा ट्रैफिक मिलता था। वहीं शिमला में पुलिस ने बुधवार को शहीद दिवस और पुलिस स्मृति दिवस मनाया। इस अवसर पर पुलिस लाइन भराड़ी में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही यहां सभी पुलिस अधिकारियों ने स्मरणोत्सव दिवस पर परेड का आयोजन किया, जिसकी सलामी डीजीपी संजय कुंडू ने ली। इस अवसर पर डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि 21 अक्टूबर को चीनी सेना ने भारतीय सीमा का उल्लंघन करते हुए घात लगाकर हमला किया था। तब सीआरपीएफ के गश्ती दल के 10 जवान इलाके का बचाव करते हुए शहीद हो गए थे। इसके बाद से ही हर साल 21 अक्टूबर को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए MH1 प्राइम। नमस्कार।